Good morning. Today is 30th of June 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है एयर इंडिया से रिलेटेड है। सरकार ने इन अप्रूवल डिसीजन लिया है एयर इंडिया को बेचने का। कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है, उन सब कारणों पे हम चर्चा करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है नेपाल से रिलेटेड है। वैसे तो नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स को बयां करता ये आर्टिकल है, लेकिन इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है आधार कार्ड के ऊपर में है। इतने सारे आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आधार कार्ड पे, लेकिन फिर भी आज 7-8 पॉइंट कंबाइन करके डिस्कस करेंगे कि पहले भी जो हमने डिस्कस किया कि आखिरकार आधार कार्ड का विरोध क्यों हो रहा है। नीचे का जो आर्टिकल है लेजिस्लेटिव यानी स्टेट और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट के अंदर में जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं विधायकों या फिर पार्लियामेंट्रियंस को, इसका मिसयूज होता है। रिसेंट में जो केस था कर्नाटका असेंबली ने 2 एडिटर्स को 1 महीने की सजा सुनाई है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आज फ्राइडे है तो एक बड़ा आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। लेफ्ट, राइट और सेंटर हर तरह के व्यूज डिस्कस किए गए हैं सिटीजन चार्जेस से रिलेटेड। सिटीजन जो कि आईपीसी 124A में आता है, क्या सिटीजन का कानून हमारे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सभी तरह के व्यू डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे का जो आर्टिकल है ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा सरकार ने कई सारी ट्रिब्यूनल्स को कंबाइन करके उस बिल को मनी बिल के तौर पे पास कर दिया था। काफी क्रिटिसिज्म हुआ था इस चीज का। आर्टिकल फिर से ये चीज कह रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है सरकार के इस एक्ट के विरोध में। तो वही चीजें 2-3 जो पॉइंट हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सरकार ट्रिब्यूनल्स में दखलंदाजी कर रही है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो जुडिशरी के अंदर में आने चाहिए, तो कुछ खास नहीं है इस आर्टिकल में भी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम इकोनॉमिक्स टाइम्स का डिस्कस करेंगे जो इंडिया और चाइना रिलेशंस के बीच में का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल है उससे। यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया कि वो एयर इंडिया को बेच देंगे। एयर इंडिया, ना सिर्फ एयर इंडिया बल्कि इसकी 5 सब्सिडरीज को। रीजंस क्या क्या है एयर इंडिया को बेचने के, ये रीजंस है मुख्यतः। काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में एयर इंडिया रहती है और 85% देखे जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो तो प्राइवेट एयरलाइंस के द्वारा चलाए जाते हैं। सिर्फ ये मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वही एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, और इतना ज़्यादा लॉसेज टैक्स पेयर्स के मनी से जो वो उन लॉसेज को भरा जाता है, तो उस पैसे का कहीं और यूज किया जा सकता है सोशल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। चौथी जो चीज़ है देखिए एसेट सेल। इतना ज़्यादा अभी बर्डन है, डेट है एयर इंडिया के ऊपर में, इवन एयर इंडिया को बेच के भी उस लोन को चुकाना मुश्किल है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी गंभीर इशू है कि कितना ज़्यादा बर्डन है एयर इंडिया के ऊपर में। अब थोड़े इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी दुविधाएं या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सरकार को एयर इंडिया को बेचने में। सबसे पहले तो देखिए सरकार अभी तक इसी बात पे श्योर नहीं है क्या वो एयर इंडिया को पूरी तरह से बेच देगी या फिर कुछ हिस्सेदारी जो है वो एयर इंडिया की बेचेगी। सबसे पहले तो सरकार को ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो हमने अभी ये डिसाइड किया कि जो डेट है, कर्ज इतना ज़्यादा है कि जो कोई भी आसानी से एयर इंडिया को खरीदेगा नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सौदा ये नहीं होगा दूसरी कंपनीज को। और तीसरी ये चीज़ है, सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो अच्छा पैसा वसूलना चाहती है एयर इंडिया के लिए, तो उनको डेट जो है वो कर्ज है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे वो कर्ज को रिड्यूस कर सकते हैं जो एयर इंडिया के ऊपर में है। नॉन कोर जो एसेट है, थोड़ी बहुत एयर इंडिया की जो नॉन कोर एसेट है उसको बेचा जा सकता है, ताकि एक प्रकार से अट्रैक्टिव बनाया जा सके, दूसरी जो कंपनीज हैं वो कम से कम इंटरेस्टेड हों एयर इंडिया को खरीदने में, और ताकि जो बेस्ट से बेस्ट प्राइस गवर्नमेंट को मिले और उस पैसे का यूज कर सके दूसरे कामों के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। और इसके लिए सरकार को एक चीज़ ये भी करनी होगी कि डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं या फिर जो फॉरेन बायर्स हैं बिल्कुल फ्री हैंड उनको दे कि जितनी आप बोली लगा सकते हो उतने की आप लगाइए। किसी प्रकार की जो अड़चन आती है, कई बार एफडीआई 100% नहीं होती, इस प्रकार की कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि सबसे पहले तो मिस्टर जेटली के सामने यही चैलेंज है कि डेट को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है कि अगर मान लीजिए एयर इंडिया के साथ सरकार में डिसइन्वेस्टमेंट अच्छे से कर देती है, अगर अच्छे से इसको बेच देती है, तो आगे और भी काफ़ी सारी ऐसे पीएसयूज हैं जिनमें सरकार उनकी भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, वहाँ भी उनको भी बेच सकती है। फिर काफ़ी कुछ जो रिफॉर्म्स लाने की बात होती है पीएसयूज के अंदर में, काफ़ी एक अच्छी शुरुआत होगी। बाकी पीएसयूज में भी रिफॉर्म आ सकते हैं इसके बाद में। तो क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, उससे पहले थोड़े और भी दूसरे ऑपरेशनल इश्यूज हैं जो आर्टिकल में नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है और इसी आर्टिकल से रिलेटेड हैं। एक तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि टैक्स पेयर्स के काफ़ी मनी को यूज किया जाता है कर्ज को चुकाने के लिए और लॉसेस को भरने के लिए। सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के लिए मैंडेटरी है कि वो एयर इंडिया में ट्रैवल करें, अदरवाइज जो टिकट्स हैं एयर इंडिया की काफ़ी महंगी होती हैं। यानी एक प्रकार से गवर्नमेंट की एक एंटरप्राइजेज का पैसा यूज किया जाता है गवर्नमेंट की दूसरी एंटरप्राइजेज यानी एयर इंडिया के लॉसेस को भरने के लिए। तीसरे नंबर पर बात आती है कि जो काफ़ी रूट्स ऐसे हैं एयर इंडिया के
जहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं प्रॉफिटेबल नहीं है फिर भी वहाँ पे चलाया जाता है। ये पॉइंट तो देखिए उतना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एयर इंडिया है वो सरकारी है, पीएसयू है, तो काइंड ऑफ कई जगह पे ऐसे, जैसे हमने अभी देखा जो स्कीम उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक जैसी स्कीम सरकार अगर चलाती है तो कई ऐसी सिटीज़ को सरकार कनेक्ट करती है जहाँ पे प्राइवेट एयरलाइंस नहीं चलाती, तो इससे कम से कम वो सिटीज़ डेवलप होती हैं। तो सरकार का एक प्रकार से सोशल पर्पजेज भी होते हैं उन रूट्स पे फ्लाइट चलाने के लिए जहाँ बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं अपनी फ्लाइट नहीं चलाती। आगे जो रीजन आता है कंसिस्टेंटली वर्स्ट ओटीपी, ऑन टाइम जो अराइवल होता है टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलती एयर इंडिया। काफ़ी बार टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिलती हैं, जो मेंटेनेंस है वो अच्छी नहीं होती, और मैन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ओवर स्टाफ्ड है, इसकी वजह से भी काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो ये कुछ दूसरे जो फैक्टर्स थे एयर इंडिया की में इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनडायरेक्टली दूसरे क्वेश्चंस भी पूछ सकती है यूपीएससी की एयर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस क्यों होते हैं या फिर इनएफिशिएंसीज क्यों हैं। तो ये सब रीजंस आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। यूटिलिटी कहाँ है? यूटिलिटी है पेपर 2 में। सबसे पहले तो बेसिक रूप से यूं भी पूछ सकती है यूपीएससी की आखिरकार डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट तो जब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, मान लीजिए अभी सरकार की 100% हिस्सेदारी है किसी कंपनी के अंदर में, 10% भी बेच दिया, 20% भी बेच दिया, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होगी। तो फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? मान लीजिए सरकार अपनी किसी कंपनी में हिस्सेदारी इतना बेच देती है कि सरकार उस कंपनी में फिर मेजर स्टेक होल्डर नहीं रहती। मान लीजिए अभी सरकार की हिस्सेदारी है 100%, तो सरकार ने काफ़ी अपनी हिस्सेदारी बेच दी, 70% हिस्सेदारी बेच दी और 30% अब सरकार की हिस्सेदारी रह गई। लेकिन अब एक और एंटिटी जिसने हिस्सेदारी खरीदी उसकी हिस्सेदारी है 35%, तो उस एंटिटी की हिस्सेदारी कंपनी में हो गई 35%, यानी सरकार से भी ज़्यादा। तो मैनेजमेंट में वो उस एंटिटी का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी ये डिफरेंस है डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के बीच का। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार अपने स्टेक्स बेचती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में जो मैनेजमेंट की सीट है यानी मेजर स्टेक होल्डर भी नहीं रहती। क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो है सही स्टेप है जो सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है? ऐसी पीएसयूज के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जैसे कि एयर इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन आपको इस बात को करना है, पॉजिटिव में भी पॉइंट्स लिखने हैं, नेगेटिव में भी लिखने हैं, और एक बैलेंस वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना है। कल काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस आंसर्स लिखे और काफ़ी अच्छी बात है, आखिर तक लिखेंगे तो काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। और कुछ लोगों ने पूछा कि कहाँ हम अपने आंसर्स लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में ही लिख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में के कमेंट्स में हम आंसर लिखते हैं तो काफ़ी तरह की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कई लोग अपनी नोटबुक में आंसर लिखते हैं तो इमेज नहीं वो अपलोड कर सकते वहाँ पे, और इसलिए हम जो है OnlyIAS जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आंसर राइटिंग आप चाहे तो अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक जो डिसएडवांटेज है वो ये भी होता है कि काफ़ी सारे आंसर्स जो है वो स्पैमिंग में आ जाते हैं, तो अलग से मैनुअली हैंडल करके उनको दोबारा कमेंट सेक्शन में लाना पड़ता है। तो OnlyIAS वेबसाइट पे मैं आज क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। कल काफ़ी सारे लोगों ने लिखा, काफ़ी अच्छी शुरुआत है, हम इसे अंजाम तक जरूर पहुँचाएंगे। अगला जो आर्टिकल है देखिए, ये नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा नेपाल ने पिछले दिनों अपना संविधान बनाया था, तो जो मधेसीज लोग हैं, थारूस जो लोग हैं, इन्होंने संविधान का काफ़ी विरोध किया था। क्यों? क्योंकि देखिए, जब संविधान बना था नेपाल का, जो प्रोविंसेस बनाए गए थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि जो मधेसीज थे वो अपने ही प्रोविंसेस में माइनॉरिटी हो गए थे। जैसे मधेसीज यहाँ रहते हैं, जहाँ अभी हाईलाइट किया जा रहा है, यहाँ पे मधेसीज रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था इस तरह से बनाया गया था, ऊपर से नीचे प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था। ऐसे देखिए, तो ऐसे क्या हो गया, 7 प्रोविंसेस मान लीजिए बनाए गए, तो मधेसीज किसी में भी मेजोरिटी में नहीं थे, बिल्कुल हर एक प्रोविंस में थोड़े थोड़े हो गए। तो इस बात का विरोध कर रहे थे मधेसी, लगातार ब्लॉकेड भी किया था जिसका आरोप इंडिया पे लगा था। तो उसके बाद में अब इश्यू क्या है, अब वहाँ पे लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकल जैसे हमारे टियर 3 है वहाँ पे लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मधेसीज ने इस बात का विरोध किया था कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कीजिए और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए, फिर जाके हम लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रकार से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम पे एक प्रकार से इन इलेक्शंस को बायकॉट करने की बात कही थी। अब क्या हुआ, अब सेकंड राउंड के इलेक्शंस हुए इन इलाकों में, मधेसीज और थारूस के इलाकों में, और शांतिपूर्वक वो मतदान जो है वो संपन्न हुए और 70% पोलिंग हुई। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए, मधेसीज ने तो बाइकआउट किया था लेकिन फिर भी 70% पोलिंग हुई। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट बेस है मधेसीज का वो डाइल्यूट हो रहा है। इवन मधेसीज भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी ऑफिशियल तौर पे तो इलेक्शंस को बाइकआउट किया, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया।
समझ गए? यानी कुछ कैंडिडेट्स खड़े हुए थे तो इन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से उनको सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। अभी फिलहाल जो सत्ता में है वहां पे नेपाल में, वो है नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल यानी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये जो मदेशीज जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से विरोध में है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल है। ये काइंड ऑफ जो एक खाई वहां पे नेपाल के अंदर में है, हिल पीपल और प्लेन लोगों के बीच में, उन खाई को और भी ज्यादा पाट रहे हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। यानी ये नेशनलिस्ट भावनाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह के कंसर्न्स एड्रेस हों मदेशी लोगों के। तो ये पूरा आर्टिकल है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आगे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बीच में कुछ भी होता है तो एक ज़मीन तैयार हो गई है, कंटेक्स्ट तैयार हो गया है। अगला जो आर्टिकल है वो आधार कार्ड से रिलेटेड है। आधार कार्ड से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स प्रकाशित हो चुके हैं, तो कंबाइन कर लेते हैं जो भी पॉइंट्स आधार कार्ड के खिलाफ में आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जाता है राइट टू प्राइवेसी, जो बार बार जिस पे आर्टिकल आता है, कई सारी जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है, लेकिन वो छोटी छोटी जो जजमेंट्स दी जाती हैं आर्टिकल्स में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमें यूपीएससी में अपने आंसर्स में ब्रेड्थ चाहिए, लेंथ नहीं चाहिए। समझ गए? जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टली हम अपने आंसर को कवर करेंगे, जितने ज़्यादा डायमेंशंस कवर करेंगे, उतना अच्छा है, बजाय इसके कि राइट टू प्राइवेसी हम अपने पूरे आंसर में सिर्फ राइट टू प्राइवेसी लिखें और कम से कम 7-8 जजमेंट्स का हवाला दें, तो क्या फायदा उस चीज़ का? यूपीएससी तो उसको सिर्फ एक डायमेंशन मानेगी। तो इसलिए डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करते हैं हम आधार कार्ड से रिलेटेड। क्यों विरोध होता है आखिरकार आधार कार्ड का? सबसे पहले तो राइट टू प्राइवेसी हो गया। दूसरे नंबर पे है कि देखिए, जब भी आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स हमारे लिए जाते हैं, वेरीफाई करने की बारी आती है, तो किसी भी इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस की आवश्यकता नहीं होती। ये भी अपने आप में गंभीर विषय है कि लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस की आवश्यकता नहीं होती, तो बेहोश करके भी फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं। इस प्रकार की जो आवाज़ें उठाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है कि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ और ब्रीचेस होते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कैसे एक स्टार्टअप जो था उसने यूज़ किया आधार कार्ड के डेटा को, और ये बताने के लिए पर्टिकुलरली वो स्टार्टअप क्या करता था, किसी ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ होता था, रेड लाइट जहाँ होती थी, वहाँ वो दावा करता था वो स्टार्टअप की किसी भी व्यक्ति की पिक्चर लेके वो पूरी डिटेल्स बता सकता है। तो बाद में उस स्टार्टअप ने माना कि आधार कार्ड का डेटा है हमारे पास में, इसी का यूज़ करके हम पिक्चर से किसी व्यक्ति, किसी पर्सन की डिटेल्स बता सकते हैं। चौथी बात यह है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। रैंसमवेयर जो वायरस था, मालवेयर था, उसने अटैक किया पहले भी, और कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया। तो क्या हमारा जो देश है वो साइबर सिक्योरिटी जो है वो अभी उन्होंने दुरुस्त कर लिया हमारे देश ने? अगर किसी तरह का साइबर अटैक होता है फ्यूचर में, क्या हमारा देश निपटने के लिए तैयार है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। पांचवी बात यह है कि आधार कार्ड का जो यूज होता है वो शुरू में सरकार के द्वारा कहा गया था कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के तौर पे इसका सिर्फ यूज होगा, लेकिन आज तो हमें क्या देखने को मिलता है, कई बार तो आतंकवादियों के पास भी आधार कार्ड मिलता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कहीं ना कहीं जो मकसद हमारा था उस मकसद को आधार कार्ड पूरा नहीं कर रहा है। अगली बात है वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी कई बार गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं लेकिन आधार कार्ड उनके पास में नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। लास्ट जो पॉइंट है वो वेलफेयर फेलियर ऑफ आधार कार्ड से रिलेटेड है। कई बार देखिए आधार कार्ड को मान लीजिए रिमोट एरियाज में, जंगलों में पीडीएस सिस्टम है, वहाँ पे आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया है खाना लेने के लिए, फूड के लिए, जो राइट टू फूड एक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मशीन्स होती हैं बायोमेट्रिक्स मैचिंग के लिए, जो मशीन्स होती हैं वो ठीक से काम नहीं करती, फिंगरप्रिंट्स वाली जो मशीन्स हैं वो काम नहीं करती, इसलिए भी लोग जो हैं वो खाने से वंचित हो जाते हैं, पीडीएस जो स्कीम्स हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते। यूटिलिटी क्या है? क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? इस तरह का ब्रॉड तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के यूज़ करने पे इंडिया जो है एक सर्विलियंस स्टेट बन सकता है। इस कंटेक्स्ट में डिस्कस कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कैसे आधार कार्ड इवॉल्व हुआ है रिसेंट ईयर्स के अंदर में। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तो तमाम तरह के आप पॉइंट्स लिख सकते हो, प्लस में भी नेगेटिव में भी, और कैसे कैसे जो सुप्रीम कोर्ट के पास में केस गया है वो भी लिख सकते हो, वेलफेयर स्कीम्स के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पॉइंट्स फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए पॉइंट फॉर्म में ज़्यादा लिखा जाएगा। अगला जो आर्टिकल है वो सिटीजन एक्ट से रिलेटेड है। क्या सिटीजन एक्ट को जो इंडियन पिनल कोड के अंदर में आता है आर्टिकल 124A, क्या इसको इनवैलिडेट कर देना चाहिए, एबोलिश कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो तीनों तरह के व्यू हम डिस्कस करेंगे। लेफ्ट की साइड से अपने व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं उमर खालिद वही उमर खालिद हैं जेएनयू से, जिनका संबंध है और जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं। दूसरे नंबर पर मीनाक्षी लेखी सांसद हैं, टीएसआर सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे और काफ़ी कमेटीज़ के ये हेड हैं, एजुकेशन कमेटी के भी ये हेड थे जिन्होंने हाल फिलहाल में अपनी रिपोर्ट प्रकट की थी, पेश की थी, प्रेजेंट की थी। क्या है सिटीजन एक्ट 124A?
देखिए, सिटीजन जो एक्ट है वो उन लोगों के खिलाफ में, उन इंडिविजुअल के खिलाफ में कार्रवाई करता है जो स्टेट के खिलाफ में, यानी हमारे देश के खिलाफ में ऑफेंस करते हैं। किस तरह का ऑफेंस वो हो सकता है? देश को टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं, या फिर और भी काफी सारी चीजें हैं। यही तो बात है, ये काफी एम्बिगुअस है वर्ड्स में। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार क्लैरिफाई किया है इस चीज पे। चलिए डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें हम। सबसे पहले उमर खालिद क्या कहते हैं। उमर खालिद कहते हैं कि देखिए, बहुत कम कन्विक्शंस होती हैं सिटीजन एक्ट के अंदर में। ये अपना भी हवाला देते हैं कि कैसे मेरे पे केस दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक 17 महीने हो गई कि चार्जशीट नहीं फाइल की गई हैं। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं कि पॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है सिटीजन एक्ट को हरासमेंट के लिए, यानी जो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाता है उसको आवाज़ को दबाने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सिटीजन एक्ट का यूज किया जाता है। ब्रिटिश लेगेसी है, आज़ादी के बाद से भी जारी है और अभी तक इसे ख़त्म नहीं किया गया है। ब्रिटिश हमारी आवाज़ को दबा के रखना चाहते थे, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट भी हमारी आवाज़ को दबा के रखना चाहती है, ऐसा ये कहते हैं उमर खालिद। फिर ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कुडन कुनाल का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा था जिसके विरोध में थी जनता, उनके खिलाफ में भी सिटीजन एक्ट चार्ज किया गया, उनको सिटीजन एक्ट से चार्ज किया गया। ट्राइबल्स, झारखंड में ट्राइबल्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे होते हैं तो उन पे भी सिटीजन चार्जेस लगाए जाते हैं। तो अपने आप में हमारे देश की जनता के खिलाफ में ही इतने ज़्यादा सिटीजन के चार्जेस लगाए जाते हैं और जनता पे डोमिनेशन लाने के लिए इस प्रकार इस एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है। ये आगे सेम बात है कि जब भी कोई पर्सन अपनी आवाज़ को उठाता है, सरकार से क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इस एक्ट का मिसयूज होता है। और काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, संदिग्धता है टेक्स्ट के अंदर में, जो जहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है सिटीजन एक्ट इंडियन पिनल कोड के अंदर में। आगे व्यूज़ आते हैं मीनाक्षी लेखी के। मीनाक्षी लेखी कहते हैं कि देखिए, आज सिचुएशन ऐसी है, हमारे देश के खिलाफ में काउंटलेस एडवर्सरीज हैं, हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। आज कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट की आड़ में, एनजीओ की आड़ में हमारे देश में देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए सिटीजन एक्ट का होना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मिसयूज़ होता है सिटीजन एक्ट का, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है, बजाय कि इस पूरे एक्ट को ही एबोलिश कर दिया जाए। आप ही बताइए किस प्रकार से उन लोगों के खिलाफ में सिटीजन चार्जेस ना लगाए जाए जब लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आज कुछ ऐसे स्टेट्स में कुछ लोग ऐसी गतिविधियां करते हैं जहां पे उन स्टेट्स को हमारे देश से अलग करने की मांग करते हैं। सेसेशन, आप कश्मीर की बात कर लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो सेसेशनिस्ट का जहर घोलते हैं समाज के अंदर में। क्यों उन लोगों के खिलाफ में जो सिटीजन एक्ट है उसका यूज ना किया जाए? इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सिर्फ किसी तरह का मिसयूज होने की जो संभावना है उसकी वजह से पूरे एक्ट को एबोलिश नहीं किया जा सकता। बाद में आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ में है, नहीं, वास्तव में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ में नहीं है। केदारनाथ केस 1962 का साफ साफ बताता है ये बात को, किस प्रकार से बैलेंस लाने की आवश्यकता है इसके यूज और मिसयूज में। आगे और भी अपनी बात कहते हैं कि वेरियस हाई कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम ये बात कहा है कि कोई भी ऐसी पोयम, कोई भी ऐसा आर्टिकल अगर वो नक्सलिज्म का सपोर्ट करता है, खालिस्तान का सपोर्ट करता है पंजाब के अंदर, तो डेफिनेटली वो सिटीजन एक्ट उन पर लगना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, आप अच्छी क्रिकेट को तवज्जो दे रहे हो, अगर पाकिस्तान अच्छे रन बना रही है, कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप क्रिकेट के दीवाने हो, कोई बात नहीं, आप कोई भी टीम कैसा भी खेले, आप क्रिकेट को सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन पाकिस्तान की जीत के बाद में पाकिस्तान के झंडे लहराना, उस चीज़ को बहुत पूरी तरह से सेलिब्रेट करना, ये कहाँ की क्रिकेट को सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है? तो इनके हिसाब से डेफिनेटली इन लोगों के खिलाफ में सिटीजन एक्ट लगना चाहिए, और ऐसा केदारनाथ केस भी कहता है। तो ये थे मीनाक्षी लेखी के व्यूज़। आगे हम डिस्कस करते हैं सेंटर में टी.एस. सुब्रमण्यम साहब क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, जब तक इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा ना हो, कुछ लोग ऐसे कृत्यों में ना पाए जाएं जिससे सोवरेनिटी हर्ट हो या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हर्ट हो, तब तक सिटीजन चार्जेस नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिसेशन की मांग करता है, अपने रीजन को देश से अलग करने की मांग करता है, तो डेफिनेटली उन लोगों के खिलाफ में सिटीजन के चार्जेस लगने चाहिए। लेकिन कई दूसरी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गोरखालैंड की मांग, अगर गोरखालैंड की मांग यह है कि अलग से स्टेट की मांग हो रही है हमारे देश के अंदर में ही, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही, तो डेफिनेटली उस चीज़ पे सिटीजन चार्जेस नहीं लगने चाहिए। और इवन पाकिस्तान की विन पे भी, अगर सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है, अगर कोई इसे सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस पे भी सिटीजन चार्जेस नहीं लगने चाहिए। तो एक प्रकार से टी.एस. सुब्रमण्यम जो है वो मीनाक्षी लेखी की बात को काट रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर कर्नाटका में हिंदी इंपोज की जा रही है तो वहाँ के लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी सिटीजन के चार्जेस नहीं लगने चाहिए। तो सिटीजन के चार्जेस कब लगने चाहिए?
अगर अफजल गुरु हमारे देश की आबरू हमारी पार्लियामेंट पे हमला करते हैं तो सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए। अगर कश्मीर में ईद के मौके पे बुरहान वानी के नारे लगाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए। फिर ये कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे सेडिशन के चार्जेस तो जरूर लगने चाहिए, लेकिन सरकार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन चार्जेस को नहीं लगाती। जैसे नागा एजिटेशन का एग्जांपल देते हैं। नागा एजिटेशन में काफी बार उनके द्वारा इस प्रकार की मांग उठाई जाती है कि अलग से नागालिम की मांग होती है, अलग से देश की मांग होती है। ये पूरी तरह से क्वालिफाई करते हैं, इनके खिलाफ में सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं लगाती पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इसलिए ये एक अच्छा इस लाइन बोलते हैं सेडिशन के बारे में, हम इस लाइन को यूज कर सकते हैं। ऐसे में ये बोलते हैं कि देखिए, अपने आर्सेनल में, अपने हथियारों के जखीरे में तोप तो होनी चाहिए, कैनन तो होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस तोप का इस्तेमाल करोगे चूहे के खिलाफ में। तो वही चीज है सेडिशन के संदर्भ में। सेडिशन एक ऐसा एक्ट है जिसको रेयर केसेस में यूज किया जाना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल केसेस में इसका यूज नहीं होना चाहिए, और काफी सावधानी पूर्वक सेडिशन एक्ट का यूज होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफी अच्छा ये आर्टिकल था। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है पेपर 2 में, इसका क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सेडिशन? क्रिटिकली कमेंट ऑन द वे द सेडिशन एक्ट ऑफ 124A हैज बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, आप बता सकते हो किस प्रकार जब भी कोई मैच में पाकिस्तान की जीत या हार होती है, काफ़ी स्टेट कभी कभी सेडिशन चार्जेस का यूज़ करते हैं। कोर्ट की आप राय बता सकते हो। केदारनाथ जो केस था बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी सेडिशन पे क्वेश्चन आए केदारनाथ केस को तो आपको मेंशन करना ही करना है। फिर वो सारे पॉइंट्स जो प्लस में और नेगेटिव में हमने पढ़े वो आप बताइएगा। और जो कंक्लूजन था वो TS सुब्रमण्यम का साहब का बिल्कुल सही कंक्लूजन था कि जरूरी है लेकिन सावधानी पूर्वक इसका यूज होना चाहिए। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रिविलेजेस से रिलेटेड ये आर्टिकल है। हमने कल परसों ये आर्टिकल डिस्कस किया था, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और 2-3 पॉइंट नए भी हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, कर्नाटका की जो विधानसभा है, उन्होंने कर्नाटका की विधानसभा ने एक रेजुलेशन पास किया। 2 जर्नलिस्ट को गिल्टी ठहराया गया कि उन्होंने जो है वो जो कंटेम्प्ट के चार्जेस में, मतलब कर्नाटका विधानसभा को डिग्रेड किया, उनकी जो रेपुटेशन है उसको डिग्रेड किया। तो 1 महीने की सज़ा सुनाई और फाइन भी लगाया। और ये देखिए जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये रहता है प्रिविलेजेस का इश्यू, क्योंकि ये कोडिफाई नहीं है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और बाद में हमारे देश में भी आज़ादी के बाद में ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि पार्लियामेंट में भी काफ़ी सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं विधायकों को और सांसदों को, रेपुटेशन बचाने के लिए, ताकि वो अपनी आवाज़ है, जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट में या विधानसभा में ठीक से उठा सके बिना किसी के दबाव में आए। इसीलिए ना तो कोई कोर्ट, किस प्रकार से अगर कोई सांसद या विधायक वोट देता है हाउस के अंदर में, उस वोट पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकती कोर्ट। समझ गए? जो भी स्पीच देते हैं हाउस के अंदर में विधायक या सांसद, उस चीज़ पे सवाल नहीं उठा सकती जुडिशरी। तो काफ़ी सारी प्रिविलेजेस दी गई हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना है आंसर्स के अंदर में, हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 105 के अंदर में प्रिविलेजेस दी गई हैं सांसदों को, और आर्टिकल 194 के अंदर में प्रिविलेजेस दी गई हैं विधायकों को। प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी वो बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए अपनी आवाज़ उठा सके हाउस के अंदर में। इम्यूनिटी दी गई है कोर्ट से उनको। ये सारी जो हमने अभी डिस्कस करी। लेकिन देखिए, ये पहला केस नहीं है जब किसी हाउस ने, पार्लियामेंट ने या फिर विधानसभा ने गलत इस्तेमाल किया हो इन प्रिविलेजेस का। इससे पहले भी 2003 की घटना है, तमिलनाडु विधानसभा ने द हिंदू, यानी जो न्यूज़पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी न्यूज़पेपर के एडिटर्स को एक प्रकार से सज़ा सुनाई थी। और उन्होंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसे डायट्राइब, क्रिटिकल, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए थे, फिर भी इनको सज़ा सुनाई गई थी। तो पहले भी इन प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल होता रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये एक्ट पास किया गया 1987 के अंदर में भी, जब कोई एडिटर या जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करेगा हाउस को तो वो प्रिविलेजेस को हर्ट नहीं करता। लेकिन अगर हाउस में या फिर कमेटी के सामने इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब कमेटी डिसाइड करेगी कि वास्तव में ये प्रिविलेजेस को हर्ट करने वाली बात है या नहीं। हमारे देश की बात करें तो 2008 में एक कोशिश की गई थी लोकसभा के अंदर में कि इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई किया जाए और बताया जाए कि आखिरकार प्रिविलेजेस हैं कौन सी, लेकिन फिर भी छोड़ दिया गया। बाद में नहीं इस केस को फॉलो किया लोकसभा ने, और ये कहा गया कि देखिए काफ़ी कम इश्यूज हैं, यानी काफ़ी कम, 2 या 3 बार सिर्फ सज़ा सुनाई गई है इस प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करके। तो आवश्यकता नहीं है कि कोडिफाई करना, सिर्फ प्रोसीजर्स को गलत इंटरप्रेट किया जाता है तभी दिक्कतें आती हैं। तो 2008 में ये कह के छोड़ दिया गया कि आगे से प्रोसीजर को अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पार्लियामेंट या फिर विधानसभा ने किसी ने भी इसको कोडिफाई नहीं किया है।
तो पार्लियामेंट तो देखिए हो सकता है कि ना कोडिफाई कीजिए, लेकिन जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनको समझने की आवश्यकता है कितना गलत प्रभाव पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन का कितना दुरुपयोग होता है जब इन प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए बिल्कुल रेयरली इन प्रिविलेजेस को यूज किया जाना चाहिए जब रियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, जब किसी विधायक को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रोका जाए अपनी आवाज़ उठाने में, तभी इन प्रिविलेजेस का इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे पहले तो ये भी कोडिफाई होना चाहिए कि आखिरकार प्रिविलेजेस हैं क्या। अगर प्रिविलेजेस को कोडिफाई ही नहीं किया जाएगा तो कैसे किसी को पता लगेगा कि मैं प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहा हूं, इसका हनन कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पे बात यह आती है कि ऐसी प्रिविलेजेस भी साफ साफ कोडिफाई किए जाने की आवश्यकता है जो एक प्रकार से जिनका यूज करके जो मेंबर्स या फिर जो हाउस है वो अपनी आवाज उठा सकें और वो अच्छे से काम कर सकें। कई बार तो ऐसा होता है जो प्रिविलेजेस होती हैं, प्रिविलेजेस की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन को हर्ट करती हैं। अब देखिए जो जर्नलिस्ट का जो काम है, जो प्रोफेशन है कि न्यूज़पेपर्स में अपने व्यू प्रकट करना, तो उनका वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। तो प्रिविलेजेस जो हैं उनका गलत इस्तेमाल होकर उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो रहा है, उनकी पर्सनल लिबर्टी का हनन हो रहा है। तो इसीलिए कोडिफाई किए जाने की आवश्यकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो गलत इस्तेमाल होता है प्रिविलेजेस का उसको रोका जाए और इसको सिर्फ पूरे के पूरे हाउस तक सीमित रखा जाए। मान लीजिए अगर कोई एडिटर या जर्नलिस्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर विधायक या सांसद के खिलाफ में अपने व्यू प्रकट करता है तो वो अब इन प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर पूरे के पूरे हाउस को डिग्रेड करने की बात होती है तभी प्रिविलेजेस का इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी विधायक या एमपी को दिक्कत है कि उनकी पर्सनैलिटी को हर्ट किया गया है, उनके खिलाफ में गलत बोला गया है, तो वो इन प्रिविलेजेस का इस्तेमाल ना करके वो कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, कंक्लूजन के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आगे क्या है, आगे वे फॉरवर्ड में छोटी सी बात है कि आजकल तो केस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो एक अर्जेंट नीड है कि ये समय आ गया है। 2008 में ये कह के लोकसभा ने छोड़ दिया था इस इश्यू को कि काफ़ी कम केसेस सामने आते हैं, इसलिए जरूरत नहीं है इस प्रिविलेज को कोडिफाई करने की। अब तो काफ़ी सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो अर्जेंट नीड है कोडिफाई करने की ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन भी ना हो सके। जैसे अब जर्नलिस्ट को राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लिबर्टी है, उनका हनन भी नहीं होना चाहिए। जुडिशरी को भी जरूरत है कि वो एक बैलेंस स्थापित करें राइट्स ऑफ सिटीजन्स के बीच में और प्रिविलेजेस जो दी गई हैं लेजिस्लेचर्स को उनके बीच में। तो ये पूरा वे फॉरवर्ड है, अच्छा कंक्लूजन है, हम लिख सकते हैं। यूटिलिटी कहाँ है, पेपर 2 में इसकी यूटिलिटी है। सबसे पहले बेसिक तौर पे पूछ सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर को जो प्रिविलेजेस दी गई हैं संविधान के अंदर में वो है क्या। तो दोनों तरह की प्रिविलेजेस को हम बता सकते हैं, इंडिविजुअल भी और पूरे हाउस की भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो 105 आर्टिकल में है वो, और जो विधानसभा के लिए 194 आर्टिकल में है वो भी। अब ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि बार बार अर्जेंट नीड है कि लेजिस्लेचर जो प्रिविलेजेस हैं उनको कोडिफाई किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इनका मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको डिस्कस करना है क्यों इस चीज़ की आवश्यकता है। अगला जो आर्टिकल है वो चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने क्या किया, नथुला पास से जो हमारे पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री जाता थे कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए, वहाँ पे अब ब्लॉकेड लगा दिया है चाइना ने, यानी हमारे देश के तीर्थयात्री वहाँ पे नहीं जा सकते। तो काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई हैं। पिछले दिनों और भी काफ़ी सारी घटनाएं देखने को मिली, जैसे एक एयरक्राफ्ट हमारी टेरिटरी में एंटर कर गया था चाइना का। चाइना ने आंध्र प्रदेश के प्रोविंसेस को चाइनीज़ नाम दिए और इवन सिक्किम में एक रोड भी बना रहा है जिसपे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो इन चीज़ों की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन हैं वो एकदम से बढ़ गई हैं। तो इस इशू का पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड तो यही है कि देखिए पहले जो तिब्बत था वो एक बफर का काम करता था इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, लेकिन आज़ादी के बाद 1950 के आसपास जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट बन गया। तो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है वो मिलने लगी। पहले इंडिया की बाउंड्री जो चाइना से कभी नहीं मिलती थी, सिर्फ इंडिया की बाउंड्री तिब्बत से मिलती थी, लेकिन बाद में तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट हो गया, तो इंडिया भी पड़ोसी देश हो गया चाइना का, हमारी जो बॉर्डर है वो मिलने लगा। तो उसी वजह से ये विवाद खड़ा हो गया है। पहले 1962 में इसकी वजह से वार भी हुआ था और बाद में कोशिश की गई, राजीव गांधी ने एक शुरुआत की थी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको सोल्व किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि बार बार कई जगहों पे इस प्रकार के मामले देखने को आते हैं। अभी सिक्किम में आया, सिक्किम पे तो देखिए काफ़ी सालों से शांति थी और कहीं भी इवन जो अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू एंड कश्मीर में तो काफ़ी बार डिस्प्यूट देखने को मिलता था। जो दोनों देशों की जो सेना है वो आमने सामने आती थी, लेकिन सिक्किम में नहीं आती थी। तो अपने आप में सिक्किम में चाइना नया फ्रंट खोलना चाहता है, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर इशू है। आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल कहता है कि पिछले दिनों हमने दलाई लामा को इजाज़त दी कि वो अरुणाचल प्रदेश में विजिट कर सकते हैं। तो चाइना इस बात का काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गुस्सा मान लिया और उसके बाद से चाइना है काफ़ी एग्रेसिव रुख दिखा रहा है। और अब आर्टिकल जो है वो एक क्वेश्चन उठाता है कि हमने दलाई लामा को हमारे देश में आने दिया था स्पिरिचुअल और टेम्परल
लीडर हैं वो इस प्रकार से, वो एक प्रकार से हमें रिफ्यूजी स्टेटस हमने उनको दिया था क्योंकि उनकी जान खतरे में थी चाइना के अंदर में। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मानवीय आधार पे हमने उनको आने दिया था हमारे देश के अंदर में। लेकिन जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है उनको जाने देती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, तो इसमें इंडिया क्या है, इंडिया खुद ही अरुणाचल प्रदेश को एक तिब्बतियन टच देना चाहती है कि क्यों इंडिया ने अलाउ किया इस प्रकार से, जब चाइना बार बार इस चीज़ को उठा रहा था कि वो नहीं चाहते कि दलाई लामा वहाँ पे विजिट करें। देखिए दोनों पर्सपेक्टिव हैं इस इशू के, लेकिन इस आर्टिकल में सिर्फ एक व्यू प्रकट किया गया है। एक व्यू ये है, एक व्यू जो अभी आर्टिकल बता रहा है कि इंडिया को नहीं अलाउ करना चाहिए था कि दलाई लामा को विजिट करने दिया जाए अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। लेकिन दूसरा व्यू मैं आपको बताता हूं कि देखिए आज तो चाइना मना करता है कि दलाई लामा को ना जाने दिया जाए वहां पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। कल को अगर चाइना कहता है कि दलाई लामा को ना जाने दिया जाए असम के अंदर में, क्या हम चाइना की इस तरह की डिमांड्स को मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये हमारे देश की सोवरेनिटी का इशू है। कोई भी पर्सन कहीं भी जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। ये दोनों तरह के व्यूज हैं, जो आर्टिकल बता रहा है और दूसरा व्यू भी। तो कैसे देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो बड़े बड़े कंसर्न्स आ जाते हैं काफी बार, कैसे इन इश्यूज को टैकल किया जाए। आर्टिकल कहता है कि दोनों चाइना और इंडिया काफी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं और इस तरह से जो दोनों देशों की जो मीडिया है जो छोटे छोटे मुद्दों को भी काफी बार काफी बड़ा मुद्दा बना देती है, तो इससे काफी टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं दोनों देशों के बीच में। इसलिए चुपचाप डिप्लोमेसी की आवश्यकता है कि बिना मीडिया के ताम झाम के दोनों देशों के लीडर्स मिलें, कई लेवल्स पे मुलाकात हो सकती है, जो भी इश्यूज हों उनको शांतिपूर्वक बैठ के उनका सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि दोनों जो देश हैं वो काफी तरक्की कर रहे हैं और बड़े देश हैं, पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। अगर किसी भी तरह की टेंशन क्रिएट हो जाती है इन दोनों देशों के बीच में, तो पूरा का पूरा जो ना सिर्फ ये पूरा रीजन बल्कि पूरा कॉन्टिनेंट है उसकी सिक्योरिटी भी, स्टेबिलिटी भी खतरे में आ जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल है। तो सारे आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस कर दिए। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।